बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम पे। हमने पीछे जो चीज़ें पढ़ी हैं ये थोड़ा उसकी एप्लीकेशन बेस्ड है। एक्चुअली स्पेक्ट्रम ये समझ लें कि आज के दौर की वो एक एडवांस टेक्निक है, एक कह लें कि एक टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते। एटॉमिक लेवल पे जाके जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मैटर के साथ जो रिलेशनशिप होता है कि जब हम किसी मैटर को कोई रेडिएशन देते हैं, कौन सी वो अब्जॉर्ब करेगा, कौन सी वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसका टोटल जो रिजल्ट होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। और ये आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें अब इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि ये एक फिंगरप्रिंट रिजल्ट है कि बड़ा क्विक किसी भी सैंपल के बारे में जानने के लिए आजकल जितनी जो एडवांस टेक्निक है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बड़ी आपको हायर क्लासेस में जाके पढ़ाई जाती है, वो सारी की सारी इसी चीज़ पे बेस करती है। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, कितनी टाइप्स का होता है और स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सबसे पहली बात तो ये है कि स्पेक्ट्रम क्या है। एक्चुअली जब हमारे पास कोई वाइट लाइट हो, सपोज करें कि ये एक लाइट है इस तरह की, ये एक रेडिएशन मैंने शो की, कोई लाइट जैसे ये वाली कह ले, ये जो आम लाइट हम यूज करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। अगर आप कुछ की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कुछ की वेवलेंथ कम होती है, कुछ की उससे भी कम होगी, कुछ की जो है वो उससे भी कम होगी। ये डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन जब इस पूरे एक सोर्स के अंदर मौजूद होती है, ये जो आम हम लाइट यूज़ करते हैं इसमें भी ऐसा ही है, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं होती, वो डिफरेंट वेवलेंथ की एक वो रेडिएशन या वो शुआ या रेज बनी हुई होती है। जब हम इस रेडिएशन को किसी प्रिज्म से पास करते हैं, मैं इस फॉर्म में एक प्रिज्म बना रही हूँ, सपोज करें ये हमारा प्रिज्म है, या ऐसा मटेरियल कि जब लाइट इस मटेरियल से पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। ये शायद रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा हो कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो अपने रास्ते से थोड़ा हटती। ये वाली रेडिएशन भी जो सीधी आ रही थी, ये भी अपने रास्ते से हटेंगी। अब कोई कितनी हटती है, कोई कितनी रिफ्रैक्ट होती है, उसकी अपनी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, और उस जो एंगल है, जिस एंगल पे वो मीडियम से टकरा रही है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जब ये रेडिएशन यहाँ से पास हुई, पास होने के बाद हमने देखा, हमने सपोज एक ऐसा मटेरियल लगाया हुआ है जो फोटोग्राफिक मटेरियल है, जो ऑब्जर्व कर सकता है कि जब उसके ऊपर कोई लाइट पड़े तो वहाँ निशान आता है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ लाइट कोलाइड की। अब जब ये रेडिएशन आई तो कुछ रेडिएशन कम बैंड हुई, कुछ ज्यादा बैंड हुई, कुछ उससे ज्यादा हुई, कुछ ऐसे। ये एक पूरी एक पट्टी हासिल होगी हमें। इसको मैं इस फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा।
ये पूरी एक पट्टी, इसको बोलते हैं डिस्पर्स हो जाना। कि ये वाइट लाइट थी, जब प्रिज्म से पास की, ये ऐसे समझ लें, ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे, जब प्रिज्म से पास हुई तो ये ऐसे होगी, डिस्पर्स होगी, अपनी वेवलेंथ के लिहाज से ये सेपरेट होगी। और जब ये सेपरेट हुई, ये एक जो डिस्प्ले आया, ये एक जो डिस्पर्शन आया, ये जो पट्टी आई, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? तो यहां से स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन भी हम करते हैं कि डिस्पर्शन और डिस्प्ले ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। वो जो पट्टी है, वो जो बैंड है, जो एक्चुअली ये जो बैंड, ये जो पट्टी होगी, ये बता रही है कि यहाँ पे किस रेंज की रेडिएशन है। और जब हमने आम वाइट लाइट को लेके उसको ऑब्जर्व किया, तो हमें ये जो पूरी पट्टी हासिल हुई, इसमें हमने इसके हिस्से बना लिए ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। हमने उसके हिस्से बना लिए, रेंज बना ली, कि जैसे आप डिवीजन कर लेते हैं, एक एरिया होता है, आप कहते हैं जी यहां से लेके यहां तक ये है, उससे आगे ये है, उससे आगे ये। इसी तरह से जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन थी उस वाइट लाइट के अंदर, हमने सब की अलग अलग जब रेंज देखी, तो हमने इसके हिस्से बनाए। पहला हिस्सा आप ये कह ले, मैं यहां से शुरू कर लेता हूं, कॉस्मिक रेज, जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, वेरी वेरी शॉर्ट कह लो। उसके बाद एक जो पोर्शन आया वो था गैमा रेज। गैमा रेज से नेक्स्ट जो था वो एक्स रेज, एक्स रेज के बाद अल्ट्रा वायलेट, यूवी भी इनको बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज है। उसके बाद विजिबल, विजिबल के बाद IR, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव है, रेज है, और लास्ट वन है रेडियो वेव। जिनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो कौन सी है? रेडियो वेव्स हैं। और जिनकी सबसे कम वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि जी इन रेज के नाम बताएं, स्पेक्ट्रम के अंदर जो रेज हैं उनके नाम बताएं। अब ये मैंने एक तरतीब के साथ लिखे हैं। इसमें जो हमारा ये विजिबल पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन को हमने मजीद आगे डिवाइड किया हुआ है। अब हमें जितनी भी चीजें नजर आती है ना, जो हम देख रहे हैं लाइट की वजह से, वो सिर्फ इस पोर्शन की मदद से हम देखते हैं। हमें जो पूरी वाइट लाइट है उसका ये वाला पोर्शन, जो विजिबल पोर्शन है, ये हमें नजर आता है। जो भी चीजें हम देखते हैं, हम इस रेंज की वेवलेंथ को यूज करते हैं। इससे ऊपर वाली ना हमें नजर आती है, ना इससे नीचे वाली आती है। अब इसके अंदर भी जो रेडिएशन है उसके आगे कलर दिए हुए हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसके आगे 7 रीजन है,
विजिबल पोर्शन के अंदर भी आगे 7 रीजन है। इस पोर्शन को मजीद आप ये कह लें 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे नीचे जो है ये रेड आता है और सबसे ऊपर जो है ये वायलेट आता है। यही वजह है कि ये जो पोर्शन है ना नेक्स्ट वाले, ये इंफ्रारेड, मतलब इस रेड के नीचे, रेड जहां खत्म होगा ना उसके बाद इंफ्रारेड शुरू हो जाए। इसी तरह वायलेट के ऊपर जो है वो अल्ट्रा वायलेट है। ये जो दो नाम है ना विजिबल के साथ, वो इनके कलर के साथ मैच करके लिखे हुए। बाकी अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो इसमें ये एक डायग्राम सी बनी हुई है, रेड के साथ ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ येलो है। अब ये कह लें कि यहां पे क्या है, ऑरेंज है, येलो है और उसके बाद ग्रीन है, ब्लू है एंड वायलेट। तो ये सारे इसके अंदर जो है वो कलर मौजूद होंगे। अब हमें जो मुख्तलिफ चीज़ों के कलर नज़र आते हैं उसकी रीज़न क्या है? हमें चीज़ें क्यों नज़र आती हैं, चीज़ों के कलर क्यों नज़र आते हैं? हर रेडिएशन जब किसी मटेरियल पर पड़ती है, हमने बोहर के स्पेक्ट्रम में, बोहर में के मॉडल में पढ़ा है कि एटम के अंदर खास एनर्जी लेवल होते, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होते हैं। वो एनर्जी लेवल में यहां पे अगर आप देखें, सपोज ये एक एटम है, उसका ये शेल है, उसके गिर्द यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 सो ऑन। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। अब एक सपोज करें कि ये हाइड्रोजन एटम का अगर ये है ना, तो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम का ये गैप बराबर नहीं हो सकता, हाइड्रोजन के बराबर नहीं। समझ आ गई बात? हर एटम का ये जो गैप है या ये जो एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इसकी बात अगर करें हम, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है, एक रेडिएशन आती है, सपोज वो इसके साथ कोलाइड करती है और उसकी एनर्जी इतनी है कि जो इस इलेक्ट्रॉन को मिले तो यहां से ये जंप करके नेक्स्ट में चला जाए। ये जो एनर्जी गैप है ना, डेल्टा ई, इन दो के दरमियान, इस गैप को कवर करने के लिए अगर इस रेडिएशन की एनर्जी है तो ये एटम उस रेडिएशन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें चला जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये वाली रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है, इस रेडिएशन की इस एटम के अंदर या किसी और एटम के अंदर ये वाली रेडिएशन बिल्कुल एग्जैक्ट वे में कोई भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। या अगर हम पढ़ेंगे सिर्फ एक एटम काफी नहीं होता, ओवरऑल हम पूरी रेंज देखते हैं कि उसने कौन कौन सी अब्सॉर्ब की। ठीक है, अब जब ये एटम वापस यहां आता है अगर, तो उसने वही एनर्जी एमिट करनी है और वो एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी ये बिल्कुल इसके बराबर होगी जो उसने अब्सॉर्ब की होगी। समझ आ गई बात? तो ये है कि ये एक मटेरियल है, एटम एक मैटर है, इसने कौन सी रेडिएशन अब्सॉर्ब करनी है, कौन सी रेडिएशन इसने एमिट करनी है। समझ आ गई बात? ये रिकॉर्ड हम मालूम कर लेते हैं किसी टेक्निक की मदद से, और वो जो स्पेक्ट्रम होगा, अब होता कैसे, सपोज करें हम 200 से लेके 500 तक वेवलेंथ की रेडिएशन एक एटम को देते हैं।
समझ आ गई बात? अब वो उसमें से 300 वाली, 350 वाली, 400 वाली एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कौन सी एब्जॉर्ब कर लेता है? 200, 300 या 3, 350, 400 वाले। अब जो उसने एब्जॉर्ब कर ली वो तो रुक गई, बाकी आगे चली जाएगी। सपोज ये 5 दी है, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गई है, ये 2 आगे चलेंगे। अब जो आगे डिस्प्ले आएगा ना, उसमें सिर्फ ये 2 शो होंगी। हानि तो 5 के निशान चाहिए थे, लेकिन उसमें से 3 पीछे रुक गई, तो ये 2 के निशान आ गए। ये जो गैप होगा, फासला होगा, ये भी बता रहा होगा कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, कौन सी आगे है। अब ये जो एक स्पेक्ट्रम होगा कि विच वन रेडिएशन आर एब्जॉर्ब और उसमें से जो ट्रांसमिट हो गई, वो सारी की सारी वो रिजल्ट हमारे पास होगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लियर होगी बात? ये है कि मैंने आपको इसकी थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन बताई है कि स्पेक्ट्रम एक्चुअली हम पढ़ते क्यों हैं। इससे मटेरियल, जैसे आप देखें, आपने ये जो जर्सी पहनी हुई है, इसका कलर जो आपको नजर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? हालांकि इस कलर की रेडिएशन हम इसको नहीं दे रहे, हम एक लाइट सोर्स, सूरज की रोशनी इस पे पड़ रही, लेकिन इसका कलर जो है ये मैरून नजर आ रहा है, इसका कलर वो ब्लैक सा नजर आ रहा है। यहाँ पे जो जितनी इंक है डिफरेंट कलर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल जो यहाँ यूज हो रहा है वो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कलर कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं कि उसने एब्जॉर्ब कौन सी करनी है और उसने रिलीज कौन सी करनी है। एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो इनमें से जो विजिबल पोर्शन में से कुछ एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका कोई ना कोई कलर आ जाएगा। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या चीज है कि आपके पास इसकी कई सारी फॉर्म है। अक्सर आपने ड्रामे में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं, आपके पास वो एक मरीज दिखाते हैं, वो मरीज जो होता है उसके साथ ऐसे लाइन एक चल रही होती, साथ वो ऐसे भी होना शुरू हो जाती, ऐसे कर, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो लाइन बन रही, ये भी स्पेक्ट्रम है जो इसके हार्ट मूवमेंट से रिलेटेड होगा। ये डॉक्टर बेहतर जानते हैं कि वो इससे क्या इंफॉर्मेशन, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो आपको बताता है कि कितनी रेडिएशन वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी, रिलीज होंगी। मुख्तलिफ तरह की इसकी एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ जगह पे इसको यूज़ किया जा रहा है। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है कि लाइट, वाइट लाइट का जो है डिस्पर्स हो जाना, डिस्प्ले उनका जो है जब उसको पास किया जाए प्रिज्म से तो वो डिस्प्ले कहलाता है स्पेक्ट्रम। इसके आगे रीजन है, ये मैंने आपको बता दिए। शॉर्ट और लॉन्ग कौन से होते हैं, ये जो आपके बुक में टेबल सा बना हुआ है ना, डायग्राम, उसमें नीचे अगर आप देखें तो उनकी वैल्यूज भी दी गई हैं। ये जो दरमियान में दी हुई है वो वेवलेंथ बताई हुई है, जो सबसे नीचे है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है। जैसे वेवलेंथ देखें तो गामा रेज की कितनी है, 0.001 नैनोमीटर से 0.1 तक। एक्स रेज जो है वो 0.1 से 10 तक। जो आगे इंफ्रारेड है वो 10 से 400 तक। जो विजिबल पोर्शन है वो कितना है, 400 से 800 तक। ठीक है, तो मतलब हमें जो नजर आती है चीजें, उनकी वेवलेंथ कौन सी लाइट को यूज करते हैं, 400 से 800 तक। 800 तक जो वेवलेंथ की रेडिएशन है उसको यूज करके हम देखते हैं। ये सारी वेवलेंथ भी दी हुई है, इनमें से एमसीक्यू कोई बन सकता है, पूछा जा सकता है कि इस रीजन की ये रेंज है। एक और चीज याद रखें, ये कोई एक वेवलेंथ नहीं है। मसलन यहां से है ना 400 से 800, तो 400 से 800 तक हर रेडिएशन विजिबल पोर्शन है। ये विजिबल रेंज है। रेंज मतलब होता है मतलब 400 वाली, 401 वाली, 402 वाली, 403 वाली, 800 तक जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन होंगी उन सब को विजिबल हम कह सकते हैं।
अगर हम मजीद उनमें क्लासीफाई करना चाहें तो फिर इनमें जाते हैं कि उनमें वो ग्रीन है या वो येलो है या वो रेड है या ऑरेंज है, लेकिन ये एक रेंज है। जैसे आप एक ग्रुप बना लेते हैं जी, उसमें कहते हैं ये एक ग्रुप ए है, उसमें रोल नंबर 1 to 10 हो, ये ग्रुप बी है उसमें रोल नंबर 11 to 20 हो, तो ये रेंज है, उसमें फिर किसी एक पर्सन की हम बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, ओवरऑल उसकी रेंज की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो आपके पास ये रिजल्ट आता है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है, मैंने आपको बताया कि ये डिस्प्ले है, ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है या लाइन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है। दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है। एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बाकायदा लाइनें बनी होती हैं, ये देखें, ये जो है ना, ये एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिजल्ट है। ये जो लाइनें हैं आप देखें, जो आप अगर इसको एक अच्छे स्टोर से लेकर जाते हैं तो उनके पास वो मशीन रखी होती है, वो इसको सीधा करते हैं, वो इसको स्कैन करता है, इसके मुतालिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके वो डिस्प्ले में आ जाती है। इसका नाम, इसकी प्राइस, इसका ब्रांड, जो भी हो। क्लियर होगी ये बात? ये रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। इसी तरह ये स्पेक्ट्रम अगर इस तरह लाइनों की शक्ल में क्लियर हो तो वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइनें सेपरेटेड होती हैं बाकायदा बाय एम्प्टी स्पेसेस, लेकिन बाज दफा लाइनें एक दूसरे के अंदर मर्ज हुई होती है, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। समझ आ गई बात? मसलन आप ये समझ ले कि जैसे आप इस वक्त बैठे हैं, आपके दरमियान में गैप है, आपको पता क्लियर है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, तो ये एक लाइन है, सेपरेटेड है। लेकिन अगर इस तरह से हो कि एक पर्सन खड़ा है, दूसरा उसके साथ ऐसे लग जाए कि उसका कांधा उसके पीछे आ जाए, तो फिर क्लियर नहीं होता कि ये कहां तक का है और नेक्स्ट वाला कहां से शुरू हो रहा है। समझ आ गई बात? मसलन आपके पास एक है ये लाइन, दूसरी लाइन यहां से बने तो फिर तो समझ आती है, लेकिन दरमियान में अगर कोई रेडिएशन ऐसी अब्जॉर्ब होगी जो इस रेंज की हो, अब हालांकि ये वाली क्या है? ग्रीन है, ये रेड है, लेकिन इन्होंने जो अब्जॉर्ब हुई है उस मटेरियल के अंदर, वो इतनी ज्यादा अब्जॉर्ब हो गई है कि लाइनें एक दूसरे में मर्ज हो गई, उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, सेपरेटेड नहीं है। तो ये जो इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है, ये कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जो बारिश होती है, बारिश के बाद वो बनती है रेनबो। आप देखें, ऑब्जर्व करें कि वो हमेशा सूरज की अपोजिट साइड पे होगी, और बारिश, ये सूरज इस तरफ है तो रेनबो इस तरफ होगी, और अगर सूरज इस तरफ है तो रेनबो इस तरफ होगी। वजह क्या है कि जब बारिश होती है, वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो हवा के अंदर रह जाते हैं, और वाटर ड्रॉप्स एज ए प्रिज्म काम करते हैं, मुझे ना। जब सूरज से आने वाली रेडिएशन उन वाटर ड्रॉप से गुजरती है तो वो डिस्पर्स होती है, वो अलग अलग हो जाती है, और यही कलर आपको नजर आएंगे, और ये कलर आपको एक दूसरे में मर्ज हुए हुए नजर आते हैं, बिकॉज वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज की हुई होती है। ये दो बातें यहाँ पे बताई हुई भी हैं, एक कंटिन्यूअस और एक एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसके भी आगे मजीद दो टाइप्स हैं।
एक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात है, मैं इसी से आगे चलता हूं। इसी चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं कि सपोज एक मटेरियल है हमारे पास इस तरह का, इसमें हमने ये मटेरियल रखा हुआ है, ये किसी भी चीज का मटेरियल हो सकता है, ये सैंपल है हमारा, इसको सैंपल समझिए, ठीक है। हमने ये सारी रेडिएशन उसको दी है, ये रेडिएशन सपोज कर लें कि ये 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में हमने रेडिएशन उसको दी, 100 से 1000 या 200 से 1000 जो भी हो, आपने इसको रेडिएशन दी। अब ये सारी रेडिएशन जब इसमें से गुजरेंगी, आगे हमने एक मटेरियल इस किस्म का लगाया हुआ है जो कि क्या है, फोटोग्राफी का, और उसमें हमने मार्क कर लिया कि ये 100 नैनोमीटर की है और यहां पे 1000 नैनोमीटर। अब होना तो ये चाहिए कि ये जो रेडिएशन उसमें से आए, जैसे ये जो सोर्स है लाइट का, इन रोशनदान से विंडो से लाइट आ रही है तो इस पूरे व्हाइट बोर्ड को चमका रही है, ब्राइट है सारा, ये ब्राइट है, क्लियर होगी बात। लेकिन अगर मैं ऐसे हाथ रखता हूं तो हाथ का पीछे अक्स बन गया, पीछे जो है ना वो साया, शेडो बने। वो क्यों बना है? क्योंकि जिन रेडिएशन ने आके इस हिस्से को चमकाना था ना, वो रास्ते में रुक गई, इसलिए बाकी सारा हिस्सा तो चमक रहा है, लेकिन वो रेडिएशन जो पीछे रुक गई हुई है वो हिस्सा नहीं चमकेगा, वहां पे वो डार्क हो जाएगा, वो उतना नहीं चमकेगा जैसे बाकी सारा चमक रहा है, तो वो हिस्सा डार्क हो जाएगा। इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ कि ये सारा ब्राइट होता, अगर सारी की सारी रेडिएशन आती, ये सारा चमक रहा होता, लेकिन सपोज उसके अंदर कोई 200 वाली, कोई 250 वाली, कोई 300 वाली, कोई 350 वाली, कोई 500 वाली, 510 वाली, 520 वाली, सपोज 700 वाली, कोई 900 वाली, और ये 980 के करीब कह लें या 950, ये वाली रेडिएशन इस मटेरियल ने अब्जॉर्ब कर ली। अब्जॉर्ब क्यों की है? अपने एनर्जी लेवल्स के मुताबिक। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि उसके अपने एनर्जी लेवल है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो इसमें चला गया, उसने एक रेडिएशन अब्जॉर्ब की, फॉर एग्जांपल ये की हो, एक यहाँ पे था, उसको नेक्स्ट में चला गया, हो सकता है उसने ये अब्जॉर्ब की हो, इस यहां से नेक्स्ट में चला गया, उसने हो सकता है ये अब्जॉर्ब की हो। तो जितनी भी एक्साइटेशन हुई, इलेक्ट्रॉन ने अपना लेवल छोड़ के हाई लेवल पे गया, जब जब जो जो रेडिएशन उसने अब्जॉर्ब की, ओवरऑल इस मटेरियल के अंदर जितने भी एटम थे, उन्होंने जो जो रेडिएशन अब्जॉर्ब की, उनकी जगह ये लाइन आ गई। तो ये पट्टी ऐसी होगी जिसमें बैकग्राउंड सारी क्या है, ब्राइट है, चमक रही है, लेकिन जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई है वो डार्क है। तो ये है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि हमने सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन दी इस मटेरियल को, इसने कुछ अब्जॉर्ब कर ली, जो अब्जॉर्ब कर ली उनकी जगह डार्क लाइनें आ गई, बाकी सारा जो था वो
ब्राइट बैकग्राउंड, डार्क लाइनें, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कितना टाइम हुआ है? ऊपर हो गए। अच्छा, चलें बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ।